नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसे ज़रा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, ये वीडियो मैं आपके लिए सवेरे 4:30 बजे उपलब्ध करा देता हूँ, इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे देखें और इसके जो क्वेश्चन हैं उनको आप अलग रजिस्टर में नोट करें ताकि एग्जाम के समय आपको रिवीजन में आसानी रहे। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करें, जिसमें मुख्य रूप से 2 पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट आपके दे रखा है वो है नोएडा नोएडा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए जो समझौता हुआ है ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी के साथ, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है विश्व बैंक की द्विवार्षिक गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट जो जारी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। जेवर में बनने वाले देश के सबसे बड़े नोएडा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च होगी, जिसके निर्माण के लिए विदेशी कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो राइट आंसर है 4,500 करोड़ रुपया, यानी कि इस जो है एयरपोर्ट के निर्माण पर 4,500 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ी आपको और अतिरिक्त जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिएगा जो आपके लिखा हुआ है कि जेवर में बनने वाले देश के सबसे बड़े नोएडा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए ये जो समझौता हुआ है, तो इस तारीख भी आपको याद रखना है कि निर्माण के लिए 7 अक्टूबर को समझौता हुआ है। और जिस कंपनी के साथ, तो ध्यान रखना है आपको, विदेशी जो कंपनी है जिसका नाम है आपके ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी, और जो भारत की जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इन दोनों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि 7 अक्टूबर को विदेशी कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। और विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि यह समझौता 40 वर्ष के लिए हुआ है और ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी जेवर हवाई अड्डे की निर्माता जो है एजेंसी के रूप में है, यानी निर्माणकर्ता एजेंसी के रूप में है। और इस समझौते के अनुसार ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी को एयरपोर्ट डिजाइन निर्माण और 40 वर्ष की अवधि तक इसके संचालन का लाइसेंस मिल गया है। और एक और बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि ये हवाई अड्डे का निर्माण 4 जो है चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण में 2 रनवे के साथ वर्ष 2023-24 में उड़ान शुरू हो जाएगी। और यहाँ एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ साथ कार्गो, MRO, वेंचर हाउसिंग हब यहाँ विकसित किए जाएंगे। और इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए जो है 12,500 एकड़ जमीन सुरक्षित रखी जाएगी। 12,500 एकड़ जमीन सुरक्षित रखी जाएगी इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए। और यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि 2024 में प्रथम चरण का विकास पूरा हो जाने के बाद कंपनी प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों के आवागमन की क्षमता विकसित करेगी यहाँ पर। तो विद्यार्थियों, आपको इसमें अलग अलग बात भी याद रखनी है कि यहाँ पर प्रथम चरण के पूरा होने के बाद कितनी यात्रियों के आवागमन की क्षमता यहाँ विकसित करेगी ये कंपनी, तो 1,20,00,000 यात्रियों के लिए। दूसरा आपको ये याद रखना है कि इसके लिए कितनी ज़मीन एक्वायर की गई है, मतलब सुरक्षित की गई है, तो 12,500 एकड़ ज़मीन। दूसरा एक और आपको याद रखना है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो है उड़ानों के साथ साथ घरेलू उड़ान भी यहाँ पर जो हो सकेंगी। और 2024 भी आपको याद रखना है कि 2024 में यहाँ पर उड़ानें शुरू हो जाएंगी। दूसरा ये भी आपको याद रखना है कि
यहाँ पर ये हवाई अड्डे का निर्माण कार्य कितने चरणों में पूरा होगा, तो आपको ध्यान रखना है 4 चरणों में। एक और बात आपको याद रखनी है कि इस हवाई अड्डे के जो है संचालन के लिए कितनी अवधि के संचालन के लिए ज्यूरिख इंटरनेशनल को जो है लाइसेंस दिया गया है, तो 40 वर्ष के लिए। और दूसरा आपको याद रखना है कि इसका निर्माण कार्य भी ये ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी ही करेगी। और एक बात और है यहाँ पर, वो ये कि ये जो समझौता हुआ है वो ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच हुआ है समझौता। तो विद्यार्थियों, जो भी अतिरिक्त जानकारी आप इस क्वेश्चन में चाहिए थी वो मैंने आपको दी है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व बैंक की द्विवार्षिक गरीबी एवं साझा समृद्धि रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक अत्यधिक गरीब लोगों की संख्या कितनी करोड़ तक पहुंचने की आशंका व्यक्त की गई है? तो राइट आंसर है 15 करोड़। विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह के डाटा जो है संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। और ये लेटेस्ट है विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनमें कई एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनमें देखा जाता है कि 15 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स पूछ लिया जाता है, और जो है जो आजकल जो देते हैं क्वेश्चन उनमें डाटा संबंधी क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं, इसलिए आपको इनका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट आई है इसकी विश्व बैंक की द्विवार्षिक गरीबी एवं साझा समृद्धि रिपोर्ट, तो उसके हिसाब से 2021 तक अत्यधिक गरीब लोगों की संख्या 15 करोड़ तक पहुंचने की आशंका है। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं इसमें कि विश्व बैंक की द्विवार्षिक गरीबी एवं साझा समृद्धि रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण इस वर्ष 8.8 करोड़ से 11.5 करोड़ अतिरिक्त लोगों के अत्यधिक गरीबी के दायरे में जो है आने की आशंका है। और यानी कि जो है इससे कोविड-19 की वजह से अत्यधिक गरीब जो है लोग जो बन जाएंगे या हो जाएंगे, तो 8.8 करोड़ से 11.5 करोड़ तक का है ये अनुमान। यानी कि ये अतिरिक्त जो गरीब इस कोविड-19 की वजह से होंगे। यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इस कोविड-19 के कारण इस वर्ष कितने लोग और जो है गरीब अत्यधिक गरीब होने की आशंका है, तो 8.8 करोड़ से 11.5 करोड़ तक जो है अतिरिक्त जो है लोगों के अत्यधिक गरीब होने की आशंका है। अतिरिक्त मतलब ये संख्या और इसमें जुड़ने वाली है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें। यहाँ पर एक बात और है, वो ये कि 2021 तक अत्यधिक गरीब लोगों की संख्या बढ़कर 15 करोड़ तक पहुँच जाएगी। यानी कि ये जो संख्या जो अतिरिक्त जुड़ेगी, अत्यधिक गरीब लोगों की जो अतिरिक्त संख्या जुड़ने वाली है, कौन सी? 8.8 करोड़ से लेकर 11.5 करोड़ के बीच की। तो इससे ये अत्यधिक गरीब लोगों की संख्या 15 करोड़ तक जो है पहुंचने की आशंका है। यानी कि वर्तमान में जो गरीबी है तो वो लगभग जो है 7.9 पर जो है 9 करोड़ के करीब है वो गरीबी, अत्यधिक गरीब लोगों की संख्या की। तो ये जो संख्या है वो इतनी जो है इसमें जुड़ने की आशंका और है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसमें। तो ये संख्या बढ़कर 15 करोड़ तक पहुँचने की आशंका व्यक्त की गई है। परंतु मैंने अभी आपको जो कहा कि 2020 में कोविड-19 की वजह से 8.8 करोड़ से 11.5 करोड़ अतिरिक्त जो है अत्यधिक गरीब लोगों की जो इसमें जुड़ने की आशंका है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक बात और है जो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो है यदि कोरोना महामारी नहीं आई होती तो 2020 में अत्यधिक गरीब लोगों की संख्या के कम होकर 7.9% पर आ जाने का अनुमान था। यानी कि जो है लगभग जो है ये 7.9 करोड़ के करीब रहती है गरीबी की संख्या। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो है ये जो 15 करोड़ की पहुँचने की जो आशंका व्यक्त की है, तो उसमें वो संख्या कौन सी जुड़ रही है? 8.8 करोड़। तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो अतिरिक्त जानकारी मैंने दी है। और इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए। भारत ने किस देश के साथ 5G प्रौद्योगिकी तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अन्य
कई अन्य अहम क्षेत्रों में सहयोग के लिए महत्वाकांक्षी समझौते को अंतिम रूप दिया है। तो राइट आंसर है जापान, यानी कि भारत ने जापान के साथ जो है 5G प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए जो है और अन्य क्षेत्रों में समझौते के लिए जो है एक समझौते को अंतिम रूप दिया है। समझौता हुआ नहीं है, उस समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है टोक्यो की यात्रा पर गए हुए हैं। तो जो है इस यात्रा की दौरान ही ये महत्वाकांक्षी समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। गैस क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने 7 अक्टूबर को बिना नियमन वाले क्षेत्रों से निकलने वाली गैस को बेचने की अनुमति दी है। इस सुधार से गैस के मौजूदा 8.40 करोड़ घन मीटर प्रतिदिन उत्पादन में कितनी और वृद्धि हो जाएगी? तो राइट आंसर है 4 करोड़ घन मीटर। विद्यार्थियों, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है इसमें कि ये जो सुधार जो है जो गैस के क्षेत्र में सुधार जो है कार्यक्रम को जो आगे बढ़ाया सरकार ने, और जो है 7 अक्टूबर को जो है ये घोषणा की है कि बिना नियमन वाले क्षेत्रों से निकलने वाली गैस को जो है वो बेचा जा सकेगा कंपनियों के द्वारा। और इसकी जो है की वजह से, यानी इस सुधार की वजह से या ये इस घोषणा की वजह से जो है वो गैस का जो मौजूदा उत्पादन है प्रतिदिन का 8.40 करोड़ घन मीटर का, तो उसमें वृद्धि और हो जाएगी 4 करोड़ घन मीटर की। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें जो वर्तमान जो उत्पादन है वो भी आपको याद रखना है, 8.40 करोड़ घन मीटर वर्तमान में प्रतिदिन गैस का उत्पादन है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। रेल मंत्रालय की लोक निजी भागीदारी के तहत कितने रेल मार्गों पर यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन निजी क्षेत्रों में सौंपने की योजना है? तो राइट आंसर है 151, यानी कि 151 रेल मार्गों पर यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन निजी क्षेत्र को सौंपने की सरकार की योजना है। और विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात और है आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि रेल मंत्रालय ने निजी रेलगाड़ियों के परिचालन के लिए निकाले गए पात्रता आवेदन में 15 कंपनियों ने अपनी रुचि दिखाई है। यानी कि 15 जो कंपनियां हैं उन्होंने रुचि दिखाई है इस बारे में कि वो जो है रेलगाड़ी के परिचालन के लिए जो है वो जिन्होंने आवेदन किया है वो 15 जो है कंपनियां हैं। और इन 15 कंपनियों में से 14 भारतीय हैं कंपनियां और एक जो है स्पेन की है कंपनी। और तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक कंपनी विदेशी है और 14 भारतीय कंपनियां हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि 15 कंपनियों ने इसमें रुचि अपनी दिखाई है, और हो सकता है अब आगे चलकर फिर समझौता हो तो उनको यह परिचालन दिया जाए। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए किन 2 महिला वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2020 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर है जो है आपके पहला पॉइंट दे रखा, जो इमैनुअल शार्पेजी और जेनिफर डाउडना इन दोनों महिलाओं को जो है 2020 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है, और यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए। विद्यार्थियों, ये पहला अवसर है जब रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 महिला वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया जाना है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पहला अवसर है जब रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 महिला वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि ये इमैनुअल शार्पेजी ये फ्रांस की है वैज्ञानिक, और ये जेनिफर डाउडना ये अमेरिका की है वैज्ञानिक। तो आप इसको भी याद रखना कि किस जो है देश की है ये वैज्ञानिक। दोनों का जो देशों का नाम आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। सीबीआई के पूर्व निदेशक अश्विनी कुमार किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली है? तो राइट आंसर है मणिपुर और नागालैंड। विद्यार्थियों, सीबीआई के निदेशक रह चुके अश्विनी कुमार जो है पद से रिटायर्ड होने के बाद
जो है इनको जो है मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया था और इनको बाद में नागालैंड का राज्यपाल भी बनाया गया था। तो ये 2 राज्यों के राज्यपाल के पद पर रह चुके थे और इन्होंने जो है जो शिमला में इनका जो आवास है वहाँ पर इन्होंने आत्महत्या कर ली। और तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। रिलायंस समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी के पुत्र व श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व सदस्य अनंत अंबानी ने कोरोना काल में खराब आर्थिक हालात को देखते हुए चारधाम बोर्ड को कितनी सहायता राशि दी है? तो राइट आंसर है 5 करोड़ रुपया। तो क्योंकि कोरोना की वजह से इन मंदिर समिति को जो है इनकम बहुत कम हो रही है, इसलिए जो है इन्होंने 5 करोड़ रुपया सहायता राशि दी है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार ने एम राजेश्वर राव को किस पद पर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर। तो विद्यार्थियों जो है केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठतम कार्यकारी निदेशक एम राजेश्वर राव को जो है भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। तो आपको ध्यान रखना है ये कार्यकारी निदेशक रहे हैं, अब इनको जो प्रमोशन करके इनको डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। और आप अगला क्वेश्चन देखिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में चल रहे कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो राइट आंसर है 24। तो विद्यार्थियों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।